इस खातून को गाली दी जाती है। वो थप्पड़ों की बारिश भी करता है, कपड़े भी फाड़ देता है। उसने मुझे गाली निकाली है और बहुत ही शदीद गंदी गाली निकाली है। उसके बाद उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। पुलिस की कैपेबिलिटी के ऊपर अब ये सवाल है ना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मार खा के आराम से घर पे नहीं बैठ सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेजबान अली बलोच और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। मेरे हाथ में जो एफआईआर है, इस एफआईआर के अंदर जो तहरीर लिखी गई है वो तो इस बहन के मुताबिक नहीं है। अब वकुआ क्या है कि ये बहन एक निजी बेकरी में जाती हैं जो कि इनके बिल्कुल घर के बराबर में है, जहां पर ये पिछले 15 साल से जा रही हैं। वहां पर जाती हैं और कुछ सामान लेके आती हैं, वो सामान ठीक नहीं निकलता। आपको पता है बेकरियों में अक्सर औकात इस तरह की चीजें हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं, कभी चूहे दौड़े होते हैं और कभी बासी चीजें निकल आती हैं। तो ये अपनी कंप्लेन लेके जाती है कि जनाब ये जो सैंडविच है ये खराब है, और इनको कहा जाता है कि आप किसी की चीजें उठा के हमें लाके मार रही हैं और हम पे इल्जामात लगा रही हैं। उसके बाद गाली गलोच होती है जो कि उनकी जानिब से होती है। इस खातून को गाली दी जाती है। जब ये मुड़ के पूछती है कि क्या तुमने ये गाली दी है, तो आगे से वो शख्स शर्मिंदा होने के बजाय कहता है हाँ बिल्कुल मैंने तुम्हें ये गाली दी, और वो गाली को दोहरा के दोबारा इनके सामने बोलता है। खातून का राइट है, हक है कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाए कि जाके उसको एक थप्पड़ मार दे। उसके बाद वो थप्पड़ों की बारिश भी करता है, कपड़े भी फाड़ देता है। जनाब, एक बेकरी के मुलाजिम की ये अथॉरिटी और ये पावर है कि वो खातून को बीच चौराहे में मार भी सकता है, उसके कपड़े भी फाड़ सकता है। जी मरीम नवाज साहिबा, आप तो कहती हैं और मेरी रेड लाइन है, और ये पढ़ी लिखी खातून है। जब ये थाने में जाती हैं और आगे इनके साथ क्या रवैया होता है, सूरत इन्हीं से बात करके जान लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? अनम। अन्ना, मुझे बताएं कि सबसे पहले बेकरी में आपके साथ क्या सलूक हुआ, किस काम से गई थी, क्या चीज खराब थी? सैंडविच और पैटिस खराब थे, तो मैं उसको रिटर्न करने के लिए गई हूँ। रिटर्न करते ना करते मैं कंप्लेन करने के लिए गई हूँ। उस बंदे ने ना आगे से मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी है कि ये चीज़ हमारी नहीं है, और इस तरह से आप सुबह सुबह हमारा दिमाग ख़राब करने आ गई हैं किसी और की चीज़ लेके। मैंने उसे समझाया भी है कि देखो भाई, मैं तुम्हारी नेबर हूँ और मैं इस तरह से पिछले कई साल से यहाँ पे रह रही हूँ, तो मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं सुबह सुबह किसी और की चीज़ें ला के, और ये 200-250 रुपए की चीज़ के पीछे मैंने तुम्हारे साथ सुबह सुबह आके लड़ाई करनी है। तो खैर उसने मेरे साथ बदतमीजी की कि नहीं ये चीज़ हमारी नहीं है, जाएं यहाँ से स्लिप लेके आए, ये वो। खैर वो बहस बढ़ती गई। मैंने उसकी चीज़ें वहाँ पे फेंकी। मैंने कहा यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके साथ यहाँ बहस करूँ। मैं जाने लगी हूँ। खैर जब मैं जाने लगी हूँ तो उसने मुझे, काउंटर ख़त्म होते तक आप देखेंगे, उसने मुझे गाली निकाली है और बहुत ही शदीद गंदी गाली निकाली है। तो मैंने उसको टर्न होके मैंने उसको पूछा है कि तुमने मुझे क्या कहा है, तो आगे से उसने मुझे कहा हाँ मैंने तुम्हें यही कहा है, इसी तरह आंखें निकाल के और बकायदा इसी फेस ऑफ एक्सप्रेशन के साथ दोबारा गाली दे दी? दोबारा मैंने फिर मैंने उसको जाके थप्पड़ मारे, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी गंदी गाली मैं क्यों डिजर्व करती हूँ भाई, कि मैं पागल तो नहीं हूँ। मैं आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं एक अरसे से इन लोगों की साइकी और इन लोगों की चीजें ही हैंडल करती आ रही हूँ, ठीक है। जो इस तरह के नार्सिसिस्ट बैठे होते हैं लोगों को ये बताने के लिए कि हम बड़े यहाँ हैं और औरत को हम कुछ नहीं समझते, हम जब दिल करेगा औरत को गाली निकालेंगे, जब दिल करेगा औरत को धक्का दे देंगे, जब दिल करेगा औरत को छेड़ के चले जाएंगे। ऐसे तो नहीं होता ना, ठीक है। तो मेरा उस वक्त उस गाली पे जो भी एक्शन था वो यही था कि मैंने जाके उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया, ठीक है। गुस्सा आ जाता बंदे को ऑब्वियसली। मुझे कोई भी बात छेड़ेगा, कुछ भी करेगा, तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ तो करूंगी ना। और नाजायज नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आपने कुछ जाके पहले हमला नहीं किया, मैंने हमला आपने नहीं हक किया के लिए बोली है, जाके उसने मुझे गाली निकाली है, ठीक है, और बड़ी गंदी गाली थी। छोटी मोटी होती है ना कि एक या तू ये है या वो है, उस तरह की गाली नहीं थी। खैर उसके बाद उसने मुझे मारना शुरू कर दिया, और लिटरली इतने बुरे तरीके से मारना शुरू किया है कि मुझे ना वहाँ होश रहा है, ना मुझे पता है कि उसने मुझे कितनी दफा और क्या क्या मारा है। आप एक खातून थी और उस बेकरी के अंदर लड़ाई हो रही थी वाली, और जब वो आपको मार रहा था, जो गिरदो नवा के लोग थे उनमें से कोई आगे बढ़ के थे, ठीक है। वो एक वही हमारी मर्द जात को फिर आप कहेंगे कि मैं टारगेट करती हूँ, लेकिन फिर मर्द जात ही आके एंड पे औरत पे हमले करती है ना। तो फिर जो हम लोग फुटेजेस देखते हैं बीच चौराहे में औरतों को मार रहे हैं, उठा के ले गए, कत्ल कर गए, उस पॉइंट तक आने से पहले अगर कोई मर्द उठ के किसी औरत को थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, किसी आदमी का हाथ रोक लेगा, तो मेरा ख्याल से वो वाकया इतना ज्यादा लंबा हम पहले सुना करते थे कि अगर बीच चौराहे या बाजार में किसी लड़की को छेड़ा जाता था तो उसके 70 भाई निकल आते थे। अब वो भाई कहाँ मर गए हैं कि जब एक औरत को मारा जा रहा है तो कोई एक शख्स आगे बढ़ के उसको रोकने वाला नहीं वो था। आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि उन लोगों ने उसको उस वक्त भी नहीं रोका। उसके बाद वो मेरे पीछे
बेकरी से जब भाग गए उन्होंने उस वक्त भी नहीं रोका, उसके बाद उन मुलाजमों ने बकायदा उसका नाम भी गलत बताया है, उसकी इंफॉर्मेशन भी गलत दी है ताकि एफआईआर में उसका नाम सही दर्ज ना हो सके। ठीक है, बेकरी का जो भी ऑब्वियसली स्टाफ है या जो भी उनके पास एटलीस्ट उसका सीएनआईसी तो होगा, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो देते, उन्होंने उसका नाम ही बंदे का गलत बताया। मेरी एफआईआर इसकी वजह से खराब हुई क्योंकि उसका नाम गलत था। उन्होंने जब 6 दिन 7 दिन में पुलिस को बार बार फोन करने के बाद उनसे जाके 6 दिन पूछा है तो उन्होंने कहा जी उसका नाम गलत है, जिस बेस पे उसने बाहर से इंटरिम बेल करा ली है। तो अब ये उसका नाम कैसे गलत हो गया? हमारे इदारे इतने कमजोर तो नहीं है कि वो अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हो और जब उस शख्स की उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया हो उसका गलत नाम दर्ज कर दिया हो। आप खुद देख लें, हमारी पुलिस की कैपेबिलिटी के ऊपर अब ये सवाल है ना कि आप एक बंदे का नाम तक नहीं सही पता करके आ सके, और मुझे बिल्कुल आप सीधा सा मुंह बना के बता रहे हैं नाम गलत था। तो अब जो है ना उसने बाहर से इस बेस पे बेल करा ली है। अब आप ऐसा करें, एप्लीकेशन दें, फिर हम नाम चेंज करेंगे, फिर वो एप्लीकेशन डीएसपी के पास जाएगी, फिर एसपी के पास जाएगी, फिर मेरे पास आएगी, मतलब कई जा रहे हैं। और जब मैंने उनसे मतलब पूछा है कि और इतने दिन, तो कानून हमारे बाप का तो नहीं है ना, अब इसी रास्ते से आता है और इसी रास्ते से जाएगा, ये उनके कुछ जो सही सॉलिड वर्ड्स हैं जो मेरे कानों में जो है ना उस दिन से घूम रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के केसेस जब हम आपके सामने लाते हैं तो हमारा मकसद अपने इदारों को गलत या बुरा कहना नहीं होता, उसके अंदर बैठी जो काली भेड़ें हैं या वो लोग जो उस तरह से काम नहीं कर रहे उन लोगों को हाईलाइट करना होता है। ये इलाका कौन सा है? गुलशन रावी का इलाका है, मतलब पुलिस स्टेशन भी गुलशन रावी का है। बाकी मरीम नवाज साहिबा और जो वुमेन एम्पावरमेंट के सेल जो इस चीज को डील करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मेरी 7-8 दिन पुलिस के ऊपर टोटली रिलाई करने के बाद जब मुझे बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि फिर मैं मीडिया पे आती, फिर क्योंकि ऑब्वियसली मैं मार खा के आराम से घर पे नहीं बैठ सकती। उससे पहले आपने वीडियोस वगैरह आउट नहीं की सोशल मीडिया पे? इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं, बल्कि मुझे सबने पहले दिन से कहा है कि मेरे भाई ने भी कहा है कि मीडिया को इन्वॉल्व करो। मैंने कहा नहीं, पहले पुलिस को देख लेते हैं पुलिस क्या करती है। ठीक है, पुलिस ने मुझे 0 रिस्पॉन्स दिया है और उन्होंने कोई मेरे साथ ताउन नहीं किया। आईओ साहब जो हैं वो एप्लीकेशन और एफआईआर होने के बाद कहीं जाके उन्होंने मुझे अपनी शक्ल दिखाई है, एसएचओ साहब की मैंने आज तक शक्ल ही नहीं देखी। और आपकी जो शर्ट, आपकी कमीज फाड़ी थी उस शख्स ने मार मार के, वो कमीज कहाँ पर? वो शर्ट उसी दिन आईओ साहब ने मेरे से ले ली। उन्होंने उसके बाद आपको वापस नहीं दी? वो वापस नहीं की। और इतने दिन उन पुलिस के ऊपर डिपेंड होने के बाद मुझे समझ आ गई है कि उन्होंने कुछ नहीं करना। उन्होंने मुझे यही रास्ते दिखाई जाने, एसपी के पास जाओ, एसएचओ के पास जाओ, फलानी एप्लीकेशन लिखो। तो फिर मेरी डायरेक्ट अपील मरियम नवाज साहिबा से है। डीआईजी फैसल कामरान साहब भी बहुत एक क्रेडिबल ऑफिसर है, क्योंकि नीचे तक बात आती ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अब डीआईजी फैसल कामरान साहब को एक तो अपनी अपील भी दें और सेकंडली आप उनके पास खुली कचहरी में पेश भी हो जाए, अपना वकूआ उनके सामने रखें, वो इंशाल्लाह आपका नोटिस भी लेंगे और इंसाफ की आपकी दहलीज पे मिलेगा। जो भी इदारे हैं, जो भी उनके बड़े हेड्स हैं, जो भी उन सबको डील कर रहे हैं, वो डीआईजी कामरान साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं और अज़मा बुखारी साहिबा हैं, जो भी हैं, वो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अगर आप इस चीज़ का इतना सा एक्शन लें कि एक औरत को बिला वजह एक रैंडम बंदे ने इतने थप्पड़ मारे हैं तो उसके साथ एटलीस्ट इंसाफ तो हो, उसको एटलीस्ट पुलिस स्टेशन तो बुलाया जाए, ना कि उसे ये कहा जाए कि नहीं वो तो बेल लेके बाहर आराम से घूम रहा है। नाज़रीन, ये सूरत हाल थी, ये सारा केस सारा को आपके सामने रखा। एक निजी बेकरी का जो मुलाजिम था, सुपरवाइजर था, ये जो भी वटेवर जो भी है, मेरे ख्याल नो वन इज़ अबाउट द लॉ। किसी को इतनी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि खातून पे हाथ उठाए या उसको मारे। तो मेरे ख्याल से इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि हुकाम बाला तक पहुँचे। हमारा काम है इनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाना, आपका काम है हुकाम बाला तक पहुँचाना और उसके बाद इंसाफ इनकी दहलीज तक पहुँचाना। बाकी कॉमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह ने।